सासाराम से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां पर 150 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी है। बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और शिव सागर की सिलारी की यह घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से गुजरने वाले हाई वोल्टेज तार से जो चिंगारी निकली, उसकी वजह से यह आग फैली। सिलारी गांव में 150 बीघा से अधिक गेहूं की लहलहाती हुई फसल जलकर खाक हो गई है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। जो तस्वीर लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं, उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसानों की मेहनत पर कैसे पानी फिर चुका है। शिवसागर थाना की पुलिस ने दमकल की गाड़ी की सहायता से इस आग पर काबू पा लिया। ग्रामीणों ने भी अपने स्तर से आग को फैलने से रोका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लहलहाती फसल गेहूं की जो कि कटने के लिए तैयार थी, लेकिन उससे पहले एक चिंगारी की वजह से ये पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये कई ऐसी खबरें अब तक सामने आ चुकी हैं बिहार से, जहां पर किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मुआवजे की बात कही जा रही है, सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि भारी नुकसान हुआ। अब बड़ी खबर दानापुर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर फर्जी कस्टम अफसर बनकर करोड़ों की सोने की ठगी का मामला सामने आया है। घटना खंगौल थाना क्षेत्र के दानापुर स्टेशन के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दो व्यवसायी जो कि राजकोट से भारी मात्रा में सोना लेकर ट्रेन के जरिए पटना के बाकरगंज जा रहे थे और इसी दौरान दानापुर स्टेशन से पटना जाने के क्रम में खंगौल थाना क्षेत्र के आरओबी के पास कुछ अज्ञात अपराधियों ने दो लोगों को रोक लिया। अपराधियों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताते हुए जांच के नाम पर सोना अपने कब्जे में ले लिया और वहां से वो फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने खंगौल थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़े पुलिस अधिकारी इस मामले को देख रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया है। अब ये टीम इस पूरे मामले को खंगालेगी। आज खंगौल थाना अंतर्गत एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें दो व्यक्ति राजकोट से ट्रेन से सोना लेकर आ रहे थे। दानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने उनके साथ कस्टम ऑफिसर का झांसा देकर सोने की ठगी कर ली गई है। सूचना मिलते ही खंगौल थाना द्वारा इसमें प्रारंभिक अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। अनुसंधान के क्रम में सोना मालिक से भी बात की गई है। सोना मालिक द्वारा आवेदन के आधार पर ठगी किए गए सोने की पुष्टि की जाएगी। इसमें पुलिस सभी दिशाओं में अनुसंधान कर रही है। मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के सहारे से इसमें जो ठगी करने वाले व्यक्ति हैं उनका पहचान की जा रही है। और अगली बड़ी खबर मोतिहारी से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर चकिया थाना के गवंदरा गांव में मदरसे से फिर से हथियार मिलने की जानकारी सामने आई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मदरसे में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार रखा गया है, जिसके बाद चकिया थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। हथियार अपने कब्जे में लिया गया। 3 युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको बता दें कि इसी इस्लामिया मदरसे से पिछले साल पीएफआई का सक्रिय सदस्य भी गिरफ्तार हुआ था। एक बार फिर से मदरसे में हथियार मिलने से सनसनी का माहौल बन चुका है। बड़ा सवाल है कि आखिर मदरसे में हथियार की सप्लाई कौन करता था, हथियार किस घटना को अंजाम देने के लिए यहां पर रखा गया, जो जांच का विषय है। स्थानीय निवासी असगर अली ने बताया कि ये मदरसा काफी विवादित रहा है। यहां पर पहले भी कई बार अपराधियों का जमावड़ा लगता रहा है। पीएफआई का सक्रिय सदस्य भी इसी मदरसे से गिरफ्तार हुआ था और एक बार फिर से हथियार मिलने से इस मदरसे की पोल खुल गई है। ये जो जानकारी है लगातार सामने आ रही है। मौके से इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। ये खुद एक आदमी को मारने आए थे, एक महिला को, जिसके लिए उस वक्त हम सऊदी अरब में थे। तो मेरे भाई के बीवी को मारने आए थे, तो इसलिए उसके लिए भी आवेदन सऊदी अरब से ही एसपी महोदय को मेल किया गया है। तो इन लोग का एक्टिविटी पहले से ही गलत रहा है। अब उसमें जब सुबह में हम ये सारा हंगामा देखे वहाँ हम गए हैं, तो खुद मौलाना फारूक जो हैं वहाँ पे जो भी जांच अधिकारी महोदय थे, उनके सामने कैमरे पे मेरा नाम लेकर के बोल रहा था कि हाँ इनको 5:40 में देखा गया है। तो भैया मदरसा ये है, हम बगल के हैं, नमाज पढ़ने हम सुबह गए हैं। अच्छा गए हैं तो फ्रंट में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चेक कीजिए, उसमें ऑलरेडी हम मौजूद हैं। फंसा रहे आप, ठीक है ना? तो फंसाने की नीयत से हमारा ये नाम रखा है। रूम का चाबी, हाँ वो दोनों रूम का चाबी उसके पास है। और वहीं तेजस्वी यादव इन दिनों अपने झारखंड दौरे पर हैं। झारखंड दौरे के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए झारखंड दौरे पर आए हैं। जहां भी पार्टी संगठन में काम होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, वो मजबूत स्थिति लाने की कोशिश की जा रही है।
उसे मजबूत करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं तेजस्वी यादव। झारखंड के दौरे पर हैं, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। कल जब हमारी बातचीत महासचिव की पार्टी से हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव आए हैं। क्या लक्ष्य झारखंड में? देखिए, लक्ष्य क्या है, अब पार्टी की जिम्मेवारी मिली है वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में। तो जहाँ भी हमारी पार्टी मजबूत है वहाँ और जाकर के संगठन को और मजबूत करना और पार्टी का विस्तार करना, लालू जी के सामाजिक न्याय के विचारधारा को और आगे बढ़ाना, इस मकसद से हम लोग यहाँ आए हैं। और लोग जो है काफ़ी लोगों में खुशी है कि झारखंड जो राज्य में जब भी इस तरह की मीटिंग होती है तो वर्करों में काफ़ी लोग उत्साहित रहते हैं। आपने एक ट्वीट आज सुबह किया है कि जितनी भी बुरी चीजें हैं सब कुछ बिहार में सबसे ऊपर है। तो इसमें झूठ क्या है? हमने जो भी ट्वीट किया है कोई भी साबित कर दे कि कोई भी उसमें झूठा हमने डेटा दिया हो, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो केंद्र सरकार की नीति आयोग कह रही है। हम लोग तो केंद्र सरकार की नीति आयोग के जो बातें हैं, जो रिपोर्ट है, चाहे गरीबी की बात करें या प्रति व्यक्ति आय की बात करें या किसानों की आय की बात करें, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें, ड्रॉप आउट की बात करें स्कूलों में, ये तो हमारा रिपोर्ट है नहीं। तो जिनको अगर आपत्ति है वो नीति आयोग को बोले, लेकिन जो सच्चाई है, सच बोलने में दिक्कत क्या है? तो नीतीश कुमार तो अब दिल्ली चले जाएंगे, तो अब जाए ना जाए तो पहले से ही तय था। ये बात तो हम लोग पहले ही कह रहे थे, उनको मुख्यमंत्री थोड़े बनने देगा। बिल्कुल, हमारे साथ तेजस्वी यादव थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से झारखंड में राजद को मजबूत करना है और उसके साथ साथ बिहार की राजनीति पर भी उन्होंने चर्चा की है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर मधेपुरा से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद में खूनी झड़प की तस्वीर बनी। घेलाड़ और गम्हरिया प्रखंड की सीमा पर स्थित खतियानी जमीन पर बांस काटने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। हमले में एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। आरोप है कि विरोधी पक्ष ने लाठी, डंडे, धारदार हथियार से हमला किया। दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद भी चल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हम काटे हम अपन बांस काटे लोग पर ट्रैक्टर सूट चले से 44 भेल वो को बादाम नहीं लगा चहे पड़ गए। हां, बांस काटे के लिए वही मार पीट वाला तो की कर ले, कटिया से घेस काटे रहा के सब रहा ओय में शंभू परिवार है काटे के बाद सदानंद के है और सब के है। जमीन विवाद है, अरे की करे रहा तू? काम घूम काटे हम लोग कर ले अपना हिसाब बात कर सो कर है ना राम मैं सो रहा। अरे कगड़ा से विवाद भेले? शंभू है, लोचे मंडल है, सदा मंडल है। कतवा मामला के? और अगली खबर बेगूसराय से आपके सामने रख रहे हैं। बेगूसराय से ये बड़ी खबर, दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। एक ही परिवार के 4 लोगों को पीटा गया। बेरहमी से ये पिटाई की गई है। मां और 2 बेटियां समेत सभी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया। जमीन विवाद को लेकर हमले का आरोप लग रहा है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी गांव की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। बोले गए तो बेटा पहले वो अपने बोला गाड़ी दिया, बोले गाड़ी दिया, हम बोले कहाँ गाड़ी दे रहा है, जे होते बाद में अपना फैसला हो। बाप बेटा दोनों खूब मारा। कौन कौन मारा? नाम क्या? उसका बेटा बाप के नाम उदय सा। उदय सा? हाँ। क्या चीज का लड़ा है? अरे पीछे जमीन में नहा थी ये आधा कट्ठा। अच्छा। तो ईटा बिछा कर बालू बिछा रहा। मम्मी को बचाने गए, हमको मारने लगा। फिर वो अपना बेटा को बुलाया और हमको और मम्मी को ना वहाँ पे रख लिया था पकड़ के और मारा। तो उसका बेटा आया तो सब मिल के मारा। कहाँ का घटना? डुमरी। कब का? अभी 1 घंटा पहले। पहले से लड़ाई भी है उससे? पहले हुआ था, फिर आज बहुत मारा मम्मी को। यही हुआ, हम काम करने के लिए गए थे इधर इटवा के पास काम कर रहे थे और हमको कॉल आया और हम काम बोला कि काम से कॉल आया। उसके बाद बोला मम्मी को मार रहा है। बस हम काम छोड़ के अपना चले आए देखने के लिए। जब तक आए तब तक मेरी मम्मी को अंदर घुसा करके मार रहा था, इसको भी और इसको भी।
और अगली बड़ी खबर किशनगंज से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर भ्रष्ट अधिकारी एसडीपीओ गौतम कुमार से जुड़े मामले में आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई तेज हो चुकी है और इसी क्रम में टीम दोबारा किशनगंज पहुंची। आपको बता दें कि केल बागान स्थित उनके नौकरानी पारो के किराए के मकान पर जांच के लिए टीम पहुंची थी और इसके अलावा डीटीओ कार्यालय में भी संबंधित वाहनों के कागजात की तलाशी की गई है, गहन जांच की गई। मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से भी सहयोग लिया जा रहा है। जमीन और चल अचल संपत्तियों की भी जांच हो रही है। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। अब ये आंकड़ा 8 पर पहुंच चुका है, जबकि 10 लोग अभी भी बीमार बताए जा रहे हैं। अभी भी लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन इस जहरीली शराब कांड में एक ऐसा भी शख्स है जिसकी जान तो बच पाई, लेकिन एक साथ बैठकर शराब पीने वाले उनके साले की मौत हो गई है। हरदिया के रहने वाले लाल कृष्णु यादव और जय यादव दोनों आपस में साला और जीजा थे। सब्जी खरीदने के बहाने स्पिरिट वाले जहरीली शराब का इन्होंने सेवन किया था। जहरीली शराब पीने से लाल कृष्णु यादव की मौत हो गई है। उनके जीजा की तबीयत भी खराब हो गई। जय यादव ने बताया कि शराब नहीं पीने की वो कसम खा रहे हैं। कैसा है आपका? पहले से ठीक है? पहले से ठीक है। अच्छा, क्या आपको तकलीफ हो रही थी? माथा में दर्द था, चक्कर आ रहा था, शरीर में कमजोरी। तो आपके साथ आपके साला भी शराब? साला पिए थे तो वो तो रात डेथ कर गए। पटना जा रहे थे, यहाँ से प्राइवेट नर्सिंग होम से रेफर करा कर पटना जा रहे थे, तो रास्ता में डेथ कर गए। उसके बाद में हमको भी पोस्टमार्टम में उनको भेजा है लोग। उसके बाद में हमको भी डर लगने लगा है कि हम अपने भी चेकअप करा रहे हैं। आपको भर्ती करवाए थे? जी, आप ही करवाए थे। तो अब ठीक है? जी, अभी ठीक। डर नहीं लग रहा है कि एक साला चला गया और आप भी शराब साथे बैठ के पीते थे? अब ऐसी करते हैं। आपको नहीं पता कि जहरीली शराब जो है जान जा सकती है? पता रहता तो सर पीवे। जानकारी नहीं था? पहले पिए हैं? इससे पहले भी तो पीते ही होंगे? ना ना, नहीं पिए, वहाँ कभी हम गए भी नहीं किए। तो सर आप क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं। आपका कितना जो है साला का कितना बाल बच्चा है? साला को मेरे 3 गो लड़का है, ये वो लड़की है। जिसमें वो लड़का है, वो लड़की के शादी कर चुके हैं, अभी 2 कुमार है। अब तो शराब नहीं पीजिएगा? शराब नहीं पिए, एकदम कसम खा लीजिएगा शराब नहीं पिए। डर लग रहा है अंदर में? और मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद जिला पुलिस और एक्साइज विभाग की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान एक्साइज विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्पिरिट बरामद किए। एक्साइज पुलिस को सूचना मिली थी कि पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के पास एक सिंचाई नाले में अवैध रूप से स्पिरिट छुपाकर रखा गया है। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही एक्साइज टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी शुरू की। टीम ने जब नाले के ऊपर रखे ईख की पराली को हटाया तो उसके नीचे छुपाकर रखा गया 1 गैलन बरामद हुआ। जांच में ये साफ हुआ है कि गैलन में जहरीली शराब बनाने में उपयोग होने वाले स्पिरिट रखे गए थे। बताया जा रहा है कि बरामद स्पिरिट शराब तस्कर कन्हैया यादव और राजा यादव का है। इस मामले में पुलिस पहले ही राजा यादव को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि कन्हैया यादव अभी भी फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी हो रही है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वो अवैध शराब की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाए, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके और लोगों की जान बचाई जा सके। तो मोतिहारी में जहरीली शराब कांड से 8 लोगों की मौत के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार एक्शन में है। मोतिहारी के चिरैया, ढाका, अरेराज, संग्रामपुर, तुरकौलिया के कई इलाकों में देसी शराब के धंधे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट किया गया। साथ ही कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। बड़े पैमाने पर लोग यहां सिकरहना, गंटक और बूढ़ी गंटक नदी के किनारे शराब बना रहे थे। जमीन के नीचे भी शराब छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने घरों में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में तैयार शराब के साथ ही नेपाली शराब भी जब्त की है। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती इलाके में भी पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई कई जगहों पर की गई। ताबड़तोड़ छापेमारी में कई अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। भारी मात्रा में नौसादर गैस सिलेंडर के साथ ही चुलाई शराब बरामद की गई है। कथैया इलाके में जमीन के अंदर बने तहखाने से विदेशी शराब जब्त की गई। साथ ही पुलिस की टीम ने सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब भी नष्ट कर दिया।
पास के ज़िले में घटना हुई है तो बॉर्डर एरिया में संयुक्त टीम जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। और ऐसे भी आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर ज़िले में मद्य निषेध विभाग की और पुलिस विभाग की काफ़ी अच्छी रिकवरी होती है। हर एक महीने लगातार जो है ये लोग नज़र बनाए रखते हैं और कई इन्फॉर्मेंट्स के माध्यम से सूचनाएं भी हम लोगों को प्राप्त होती है। जी, हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं, खास करके जो दियारा क्षेत्र हैं जहाँ की सुदूर इलाके हैं वहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं। जो सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई कर रही है। श्वान दस्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। मद्य निषेध की टीम के साथ भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और आगे आने वाले समय में लगातार छापेमारी। और वहीं गुजरात के वडोदरा नेशनल हाईवे पर एसिड से भरे एक टैंकर में भीषण आग लगी। आग लगने के बाद हड़कंप की स्थिति बन गई। टैंकर के टायर में स्पार्किंग होने के बाद ये आग लगी है और देखते ही देखते टैंकर आग का गोला बन गया। देखते ही देखते कुछ ही मिनट में टैंकर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। आग की तेज लपटों से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी भयंकर थी कि नेशनल हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हादसे के दौरान सूझबूझ दिखाते हुए ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। और इस वक्त बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। ईरान में लापता पायलट मिल चुका है। ये बड़ी खबर, अमेरिका का लापता पायलट मिला है। यूएस आर्मी ने उसका रेस्क्यू किया और ये ईरान और अमेरिका दोनों में होड़ लगी थी। ईरान की तरफ से इस पायलट के लिए इनाम का ऐलान भी किया गया था। ईरान में गिराए गए अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान के लापता एयरमैन की लोकेशन मिलने के बाद अब देखिए उसको रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू के दौरान भीषण मुठभेड़ की स्थिति बन गई। ताजा जानकारी के अनुसार एयरमैन अभी भी ईरानी इलाके में ही मौजूद हैं और लगातार जारी संघर्ष के चलते रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। लोगों की जान को खतरा भी बना हुआ है। अमेरिकी सेना का कहना है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। सबसे बड़ी चुनौती पायलट को ईरान से सुरक्षित बाहर निकालना यानी कि एक्सफिल्ट्रेशन की बताई जा रही है। एयरमैन का अब तक लोकेशन जो पता चला है, कहा जा रहा है कि अब तक उसको रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। हालांकि लोकेशन अमेरिका के पास आ चुका है। अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू पर ट्रंप का बयान सामने आ चुका है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान में दुश्मन के इलाके के भीतर एक बेहद साहसी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी पायलट को सुरक्षित बचा लिया है और उन्होंने बताया कि पायलट घायल था लेकिन अब सुरक्षित है। इस मिशन में दर्जनों विमानों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त और बड़ी धमकी एक बार फिर से दे दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने साफ किया कि अगर ईरान नहीं मानता है तो अमेरिका कड़ा एक्शन लेगा और अमेरिका कहर बरपाएगा। और ईरान ने अमेरिका और इजरायल को लेकर बड़ा सैन्य दावा किया। ईरानी आर्मी के प्रवक्ता ने कहा कि शुक्रवार का दिन ईरान की एयर डिफेंस यूनिट्स के लिए गर्व का दिन था। उन्होंने अमेरिका और दुश्मनों के लिए काला और अपमान का दिन भी बताया। ईरान का दावा है कि उसने एक अमेरिकी F-35 और 2 A-10 वॉरथॉग फाइटर जेट और 3 अमेरिकी इजरायली ड्रोनों को भी मार गिराया है। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान लगातार नए एयर डिफेंस सिस्टम से कामयाबी हासिल कर रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ईरान दुनिया के सामने दुश्मन को नाकाबिलियत को इस तरीके से साबित करेगा जैसे पहले कभी नहीं हुआ। در کمین دشمنان نشسته ایم. جمعه 14 فروردین ماه در روز 35 جنگ تحمیلی از سوی دشمنان آمریکایی صهیونیستی روز پر افتخاری برای یگانهای پدافند هوایی کشور بود. رزمندگان با صلابت و شجاع اسلام توانستند پرقدرت، با سرعت و با دقت ضربات مهلکی را به جنگنده‌ها، بالگردها، پهپادها و هواگردهای دشمن وارد نموده و تعداد قابل توجهی از آنها را ساقط نمایند. روز جمعه که باید آن را جمعه سیاه و خفتبار और वहीं परमाणु ठिकानों के बाद अब ईरान की यूनिवर्सिटीज पर हमले का आरोप सामने आया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजरायल ने अब तक देश की 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है। ईरान के साइंस मिनिस्टर हुसैन सिमाई सर्राफ के मुताबिक जंग के दौरान शिक्षा और रिसर्च से जुड़े नॉन मिलिट्री ठिकानों पर सीधे हमले किए गए। उन्होंने कहा कि इन हमलों की वजह से लाखों स्कूली बच्चे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की पढ़ाई और रिसर्च प्रभावित हो रही है। ईरान ने इसे अपनी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक नींव को कमजोर करने वाला
प्लानिंग बताया है और उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल लगातार इसकी साजिश कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध आतंकी रिजवान अहमद को गिरफ्तार किया है। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। यूपी के कुशीनगर से संदिग्ध आतंकी रिजवान अहमद की गिरफ्तारी की गई। संदिग्ध आतंकी रिजवान अहमद को 2015 में भी उसके आईएसआईएस से संबंधों को लेकर गिरफ्तारी की गई। इसके बाद 2017 से 2023 तक वो ब्लास्ट कांड में जेल में रहा। जेल से छूटने के बाद रिजवान युवाओं का ब्रेन वॉश करने में सक्रिय हो गया। संदिग्ध आतंकी रिजवान अहमद का आईएसआईएस से संबंध बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक रिजवान अहमद के पास से बम बनाने से जुड़ा हुआ सामान मिला है। आपत्तिजनक दस्तावेज, बड़ी मात्रा में जिहादी साहित्य भी मिला। न्यूज 18 से बातचीत में रिजवान अहमद के पिता ने कहा कि अगर बेटा दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। देखिए, हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हम भारतवासी हैं, भारत से हमको प्रेम है और जो गलती अगर लड़का किया है तो उसको जो है मतलब सजा मिलनी चाहिए। ये किस नंबर का लड़का है आपका रिजवान? किस नंबर पे लड़का? फर्स्ट नंबर का लड़का है। हाँ, तो आप भी सरकारी सेवा में रहे हैं, कैसी रही आपकी सेवा? कितने दिन? बहुत अच्छी रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी के हरियाणा इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने एक वीडियो जारी कर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जब दिल्ली के सीएम थे तब उनके सरकारी आवास में बुलाकर राघव चड्ढा को मुर्गा बनाकर पीटा गया था। इस घटना में राघव को चोट भी आई थी और इसके लिए काफी उनको विवादों का सामना भी करना पड़ा, जिसके इलाज के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ा था। राघव चड्ढा को लेकर ये बात कही जा रही है कि उनकी पिटाई की गई थी अरविंद केजरीवाल के आवास पर, जिसके बाद उनको इलाज के लिए विदेश जाना पड़ा। हिम्मत दिखाओ राघव, लोगों को बताओ। नवीन जयहिंद ने अपने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए ये बातें लिखी। राघव चड्ढा जी राज्यसभा में सांसद हैं, वो उनको बता रहे हैं कि हटा दिया उपनेता से पार्टी ने, और वो अभी उनका वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि मैं दरिया हूं, सैलाब आएगा। तो मैं उन भाई को ये कहना चाहता हूं और आप सबको भी बता देना चाहता हूं कि वो राजदार हैं, मालदार हैं दिल्ली और पंजाब के, तो वो बताएं एक बात। और वो चीज बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था, तो क्यों नहीं बता रहे वे लोगों को बात? उस टाइम पे जब सैलाब आया था, वो रोते हुए, उनको आंख में चोट लगी थी और फिर वो इंग्लैंड में जाके उन्हें अपनी आंख ठीक करवानी, क्यों नहीं बताते वो बात? वो जितने मालदार, जितने सूटकेस, जितनी डीलिंग हुई थी, वो क्यों नहीं बताते?